डेट आज 21 जनवरी 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है सारथी मोबाइल ऐप। ये एक मोबाइल ऐप है, जैसे आपकी व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, ऐसी एक ऐप है सारथी। एंड्रॉयड से आप डाउनलोड कर सकते हो अपने प्ले स्टोर से। ये सेबी ने लॉन्च की है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सेबी, जो 1992 में एक पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया, यानी कि सांविधिक संस्था। इसने ये ऐप लॉन्च की है इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए। ये सेबी क्या है, जितने भी हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है न्यू दिल्ली में, इनमें बॉन्ड और शेयर, कंपनी के बॉन्ड और शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है, यानी कि जो भी इन्वेस्टर होते हैं उनके जो भी मान लो उनके इंटरेस्ट है, उनको सर्व करने के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है सेबी। जैसे मान लो इन्वेस्टर कौन हो गए, आप या हम लोग बॉन्ड और शेयर खरीदते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जैसे जीरोधा ऐप है या आपकी अप स्टॉक्स है, ग्रो ऐप है। ये बहुत सारी आपने देखी होंगी ना, एडवर्टीजमेंट आती रहती हैं यूट्यूब पे भी जब आप वीडियो देखते हो। तो ये सारी ऐप क्या है, इन्वेस्ट करने के लिए होती हैं, बॉन्ड शेयर वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह खरीदने के लिए आप खरीद सकते हो इनके जरिए। इसमें जो सारथी में आर है उसका मतलब है ये रुपीज़। तो इसका मेन मोटिव यही है, इन्वेस्टर के अमंग अवेयरनेस, जागरूकता फैलाना, ताकि उन्हें सिक्योरिटीज मार्केट का बेसिक कंसेप्ट पता चल सके। इसमें केवीआईसी प्रोसेस सारी जानकारी होगी कि नो यो कस्टमर प्रोसेस क्या है, ट्रेडिंग सेटलमेंट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी, रीसेंट मार्केट में क्या डेवलपमेंट हुआ है, और इन्वेस्टर के कोई भी ग्रीवेंसीज हैं। ग्रीवेंसीज का मतलब कोई भी उन्हें परेशानी आ रही है, जैसे मान लो आपने कोई बॉन्ड शेयर खरीदा, आपको कोई परेशानी आ रही है, तो उनके लिए रिड्रेसल मैकेनिज्म का इसमें प्रोसेस है, यानी कि आप कंप्लेंट कर सकते हो आपके साथ कोई धोखाधड़ी वगैरह हुई है तो। इसकी अभी ज़रूरत क्या थी इस सारथी ऐप की? इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि आप सबको पता है कोविड-19 में डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इस समय में ये देखने को मिला कि अभी मोबाइल फ़ोन के जरिए ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग बॉन्ड और शेयर बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं। अगर एनएससी की हम रिपोर्ट देखें, इसका डेटा देखें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, इंडिविजुअल इन्वेस्टर का जो शेयर है 39% था 2020 में, और 2021 में 45% बढ़ गया है। यानी कि जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं, एक दो लोग हैं, वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अब पहले की अपेक्षा। जो एनएससी है ये इंडिया का लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है, इसमें बॉन्ड और शेयर खरीदे बेचे जाते हैं। सिक्योरिटी मार्केट क्या होती है? सिक्योरिटी मार्केट वही होती है जिसमें बॉन्ड और शेयर खरीदे जाते हैं। और सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड और शेयर, ये क्या है? ये सिक्योरिटी है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो फंड रेज करने के लिए इशू किया जाता है। जब भी कोई कंपनी मान लो अपने बॉन्ड और शेयर खरीदेगी, या मतलब बेचेगी किसी को भी इन्वेस्टर को, तो इन्वेस्टर बॉन्ड शेयर खरीदेगा, तो ये सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा। कंपनी उसको निवेश करेगी, इन्वेस्ट करेगी, नए मान लो ब्रांच खोलेगी या कोई प्रोडक्ट खरीदेगी, रॉ मटेरियल खरीदेगी, फिर आगे प्रोडक्ट बनाएगी, बेचेगी। इस तरह से वो उसको फ़ायदा होता है। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है सिक्योरिटी मार्केट का? यही होता है, जैसे मान लो कैपिटल फ्लो को बढ़ाना। किसी भी मान लो इन्वेस्टर के पास कोई पैसा है, मान लो आपके पास पैसा है, सेविंग है, तो ये आप जब इन्वेस्ट करोगे तो पैसा मार्केट में आएगा। पैसा मार्केट में आएगा यानी कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट होगा, इन्वेस्ट करेगी वो। इस तरह के यानी कि सेविंग को बाहर निकालना और इन्वेस्ट करना, मेन प्रॉफिट, इसका मेन काम जो होता है यही होता है, उसके ज़रिए प्रॉफिट कमाना। और ये सिक्योरिटी मार्केट, जैसे सिक्योरिटी का एग्जांपल है डेट सिक्योरिटीज़। डेट सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड होती है, बॉन्ड क्या एक डेट सिक्योरिटी है। डेट का मतलब कर्ज, यानी कि जब कंपनी बॉन्ड जारी करती है अपना, तो वो कर्ज ही तो ले रही है एक तरह से लोगों से। बॉन्ड जारी किया, मान लो ये बॉन्ड है, कागज़ है, ये कागज़ पे लिखा है बॉन्ड, तो बॉन्ड हो गया। शेयर लिखा है तो शेयर हो गया, इस पर टाइम पीरियड लिखा होगा, कितने साल का है, कितने परसेंट इस पर ब्याज मिलेगा बॉन्ड पे, ये लिखा होगा। अगर शेयर है तो उस पर डिविडेंड लिखा होगा, कितने मतलब इस पर ब्याज वगैरह नहीं मिलता, इस पर जो लाभ मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। यानी कि शेयर जब जारी करेंगे तो कंपनी को जितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, इतने परसेंट का ही प्रॉफिट जिसने शेयर खरीदा उसको मिलेगा। तो ये सब क्या है? ये सिक्योरिटीज़ हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, और पहले वाला टॉपिक प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट था, इकोनॉमी के लिए। ये जो कमीशन है ये यूनियन कैबिनेट ने सेटअप किया था 1994 में, लेकिन ये 2004 में ख़त्म हो गया था। इसका टाइम पीरियड 10 साल के लिए था।
स्टैच्यूटरी बॉडी थी ये, एक एक्ट पास करके इसको बनाया गया था, लेकिन बार इसको बाद में ना एक्सटेंड कर देते हैं इसका टाइम पीरियड। अभी इसका पीरियड 3 साल और एक्सटेंड कर दिया यूनियन कैबिनेट ने, इसलिए न्यूज में आया, यानी कि 3 साल तक और रहेगा। ये 1994 में एक एक्ट बना के लाए थे इसको, स्टैच्यूटरी बॉडी थी। 2004 में इसका टाइम पीरियड लैप्स हो गया था, ख़त्म हो गया था। बाद में इसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने बार इसका टेन्योर बढ़ाती रहती है। ये किस लिए काम करती है? जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उनके राइट्स को, अधिकारों को बचाने के लिए काम करती है बॉडी कमीशन। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया डेनमार्क कोऑपरेशन ऑन ग्रीन फ्यूल्स। इंडिया और डेनमार्क ने, डेनमार्क एक कंट्री है भाई साहब ये वाली, ग्रीनलैंड भी बोलते हैं, डेनमार्क बोल लो, इसने इंडिया के साथ एक कॉपरेशन किया है, सहयोग ग्रीन फ्यूल पे। ग्रीन फ्यूल क्या होता है? ग्रीन फ्यूल, इसमें हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए ये एक दूसरे कंट्री के साथ ये कॉपरेशन करेंगे, सहयोग करेंगे। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी मीटिंग हुई थी 14 जनवरी 2022 को, एक जॉइंट साइंस एंड टेक कमेटी थी, उसके दौरान, इसकी मीटिंग के दौरान इन्होंने कॉपरेशन किया, एक एग्रीमेंट किया। ये जॉइंट कमेटी साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पे ज़्यादा ध्यान देगी और एक दूसरी कंट्री के साथ मिलकर ये रिसर्च करेंगे टेक्नोलॉजी इनोवेशन में। इनमें वर्चुअल मीटिंग हुई जो, उसमें ये डिसाइड किया। दोनों कंट्री ने एक एक्शन प्लान बनाया है 2020 से 2025 तक का, इससे पहले ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एक्शन प्लान। तो ये भी आपको याद रखना, ग्रीन स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एक्शन प्लान किसका है? इंडिया और डेनमार्क का। इसमें ये रिसर्च इनोवेशन करेंगे ग्रीन फ्यूल पे, जैसे हाइड्रोजन पे, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन फ्यूल है, ग्रीन हाइड्रोजन। इसे अगर हम ईंधन की तरह यूज करें, जैसे गाड़ियों में पेट्रोल डीजल यूज होता है, अगर उसमें ब्लेंड कर दें, मिक्स कर दें ग्रीन हाइड्रोजन, तो उससे पॉल्यूशन कम हो जाएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, इसके लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है पॉलिटी और इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में, दोनों में अलग अलग तरीके से, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से भी और इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी, तो आप वो जाकर देख सकते हो, कई बार हमने डिस्कस किया है इसे। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल R&D टेक्नोलॉजी का इनोवेशन फंड। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सिर्फ इतना नोट करना, जो ये फंड है इंडिया और इजराइल का, ये एक दूसरी कंट्री के साथ R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन फंड है ये एक दूसरी कंट्री का सहयोग देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट करने का। इसकी अभी 8वीं मीटिंग हुई है इसकी, इसमें 8वीं मीटिंग में इन्होंने अप्रूव किया 3 जॉइंट R&D प्रोजेक्ट जो $5.5 मिलियन के होंगे, एक दूसरी कंट्री के साथ ये कोलैबोरेट करेंगे। ये फंड जो सेटअप किया गया था, इसमें इंडिया की तरफ से जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये कोऑपरेट करता है इजराइल के इनोवेशन अथॉरिटी के साथ। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया और इजराइल में जो भी फोकस सेक्टर हैं उन पे R&D करना, और जो भी उनके सामने चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनको हटाना। इसका एम टारगेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो टेक्नोलॉजी में इंडिया और इजराइल में। इंडिया की तरफ से एक अलायंस है ये, गीता नाम की, ग्लोबल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी अलायंस, ये अपॉइंट की गई थी। ये जो इन्वेस्टमेंट फंड है, इनोवेशन फंड, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया की तरफ से, और इजराइल की तरफ से इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी है जो इसको इम्प्लीमेंट करती है इस फंड को। नेक्स्ट टॉपिक है नुसंतारा। इंडोनेशिया ने अपनी नई कैपिटल चूज की है। इससे पहले इंडोनेशिया की कैपिटल थी जकार्ता। ये भाई साहब इंडोनेशिया आप देख रहे हो, यहाँ पे देखो, इस वाले एरिया पे देखो, यहाँ पे है जकार्ता इसकी कैपिटल, लेकिन इसने शिफ्ट कर दिया, अभी इस तरफ शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे एक प्लेस है, उसका नाम रख दिया नुसंतारा। अब इसकी कैपिटल होगी नई कैपिटल। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मान लो आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि अगर एक जगह से दूसरे जगह पे कैपिटल शिफ्ट करें, मान लो दिल्ली कैपिटल है अभी हमारी इंडिया की, दिल्ली से भोपाल मान लो बीच में मिडल वाला प्लेस चूज करें, तो इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे। तो इस जो इंडोनेशिया को नुकसान हो रहे हैं वो आप बता सकते हो, या पूछा जाए मेंस में तो आप लिख सकते हो। जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी जो जकार्ता कैपिटल है इंडोनेशिया की, जो राजधानी है जकार्ता, अब वो ईस्ट कालिमतन जो रीजन है वहाँ शिफ्ट कर दिया और इसका नाम होगा नुसंतारा। नुसंतारा ये जो बोर्नियो आइलैंड है ना, यहाँ पे सिचुएटेड है, बोर्नियो आइलैंड है इसका, ये बोर्नियो आइलैंड है यहाँ पे, ये बोर्नियो आइलैंड पे सिचुएटेड होगी नुसंतारा कैपिटल।
जैसे देखो इसके कई सारे आइलैंड है, एक ये रहा सुमात्रा, ये सुमात्रा, जावा, ऐसे ही बोर्नियो यहाँ पे, तो बोर्नियो पे ही सिचुएटेड होगी। रीजन क्या था, इसने शिफ्ट क्यों की है, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंटल इशू आ रहे थे कुछ और फाइनेंशियल इनइक्वलिटी हो रही थी इस पे, और जकार्ता में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए जकार्ता को डिसाइड किया कि शिफ्ट किया जाएगा कैपिटल। और ऐसी एस्टिमेशन लगाई गई थी अगर यहाँ पे कुछ नहीं किया गया तो ये 2050 तक आते आते इसका बहुत सारा रीजन सिटी का सबमर्ज हो जाएगा अंडर वाटर, यानी कि पानी के नीचे डूब जाएगा, क्योंकि इसके चारों ओर पानी है, समुद्र। और इंडोनेशिया में ये जो कैपिटल है जकार्ता, यहाँ पे फ्लड बहुत ज़्यादा आती रहती है, बाढ़ ज़्यादा आती रहती है। नेक्स्ट है जो ईस्ट कालिमतन है, ये 2300 किलोमीटर दूर है इससे, जकार्ता से ईस्टर्न साइड में बोर्नियो आइलैंड पे। और इसके साइड में देखो ये इंडोनेशिया का तो पार्ट है ही, इधर मलेशिया और बुरनई इसके नॉर्थ में है, मलेशिया और बुरनई, ये देखो ये मलेशिया है और ये बुरनई कंट्री है यहाँ पे इसके साइड में। नेक्स्ट इसमें कि जो न्यू कैपिटल है इसके नॉर्थ में, ये नॉर्थ में है, नॉर्थ पंजम पासेर रीजन में है ये न्यू कैपिटल जो नुसंतारा है। एक कुताई, ये कार्ता नेगारा है। ये रीजन याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि कहाँ पे है ये रीजन। नेक्स्ट इसमें अब कंसर्न क्या है, परेशानी क्या है कि यहाँ से जकार्ता से जो ईस्ट कालीमंतन जो रीजन है जिसको अब नुसंतारा बोला जाएगा, तो इसके नुकसान क्या होंगे शिफ्ट करने में कैपिटल। देखो यहाँ पे जो फ्लोरा और फोना बहुत ज़्यादा है, फ्लोरा का मतलब प्लांट और ट्रीज, फोना का मतलब एनिमल्स वगैरह। जब यहाँ पे कैपिटल शिफ्ट की जाएगी तो वहाँ पे बिल्डिंग भी तो बनाई जाएगी भाई साहब, जैसे पार्लियामेंट, कैपिटल में क्या होता है, पार्लियामेंट होती है उस देश की, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ की बिल्डिंग होती हैं, ये सब कुछ वहाँ पे बनाया जाएगा। और ये बनेगा तो रोड बनेंगे, नए नए रेलवे बनेगी और बहुत सारी फैसिलिटी डेवलप होंगी, वहाँ पे रेजिडेंस डेवलप होंगे। तो ये जब डेवलप होगा तो वहाँ पे जो इतना फ्लोरा और फोना है, पेड़ पौधे जंगल है, वो काटना पड़ेगा ना, तो डिफॉरेस्टेशन होगा, इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल प्रभावित होंगे, ट्री तो कट ही जाएंगे, इकोसिस्टम डैमेज हो जाएगा वहाँ का, तो ये नुकसान होगा। नेक्स्ट है कि और भी कई सारी कंट्री हैं क्या वर्ल्ड में जिन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की है, और भी हैं, इंडोनेशिया पहली कंट्री नहीं है, और भी हैं, जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील की पहले कैपिटल थी रियो डी जनेरियो, उसने ब्रासीलिया 1960 में अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी। 1991 में नाइजीरिया ने लागोस से अबूजा अपनी कैपिटल शिफ्ट की। कजाकिस्तान की पहले कैपिटल थी अल्मेटी, इसने शिफ्ट कर दी अपनी कैपिटल नूर सुल्तान 1997 में। म्यांमार की कैपिटल पहले हुआ करती थी रंगून, इसने नेपिडो शिफ्ट कर दी 2005 में। नेक्स्ट टॉपिक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये प्रीलिम्स और साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है, जब आपको मान लो कोई बीमारी हो गई तो आपको दवाई दी जाती है, वो मान लो एंटीबायोटिक से ठीक होगी। एंटीबायोटिक एक मेडिसन है जो आपकी स्पेशली बैक्टीरियल, जो बैक्टीरियल डिसीज होती है ना, उनको ठीक करने के लिए दी जाती है। तो जब आपको मान लो मोतीजीरा हो गया, हिंदी में मोतीजीरा बोलते हैं, इंग्लिश में टाइफाइड, मान लो टाइफाइड हो गया आपको और आपको एंटीबायोटिक दी जा रही है, एंटीबायोटिक दी जा रही है क्योंकि टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरिया से होती है, तो एंटीबायोटिक दी जा रही है। बहुत बार ऐसा होता है एंटीबायोटिक का ना, जब भी मान लो ये पैकेट है एंटीबायोटिक का टैबलेट का, इस पर 10 टैबलेट हैं, इस पैकेट में 10 टैबलेट हैं, 10 गोलियां हैं इसमें, और एंटीबायोटिक का जो पैकेट होता है ना उस पर भी रेड एक निशान बना होता है, रेड रेड कलर की पट्टी ऐसे लगी होती है। इसका मतलब होता है इसको बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इस दवाई को नहीं ले जाना चाहिए। और ये दवाई ऐसी होती है एंटीबायोटिक कि इसको जितने टाइम पीरियड का इसका प्रोसेस होता है ना, उतने के टाइम पीरियड के प्रोसेस के लिए ली जाती है। यानी कि अगर इसका 10 दिन के लिए लेनी है, चाहे भले आप 2 दिन में ठीक हो जाओ, लेकिन इसका टाइम पीरियड 10 दिन का, तो 10 दिन ही लेनी पड़ती है। या आप मान लो जल्दी ठीक हो जाओ और भी, तो इसका जितना भी टाइम पीरियड है मतलब उतने दिन ही लेनी पड़ती है ये। अगर आपने कम ली या ज़्यादा ली, 10 दिन का पीरियड है आपने 15 दिन ले ली, 10 दिन का पीरियड है आपने 7-8 दिन ही ली, तो इससे क्या होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं कि जब आपको दोबारा ये एंटीबायोटिक दी जाएगी, मान लो दोबारा टाइफाइड हुआ, तो फिर आप पे ये दवाई असर नहीं करेगी ठीक करने के लिए, यानी कि फिर आपको दूसरी दवाई दी जाएगी, ये दवाई नहीं ठीक कर सकेगी आपको, यानी कि ये दवाई ठीक नहीं कर पाएगी। इसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि उस बॉडी में, उस पर्सन की बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि वो दवाई जो पहले उसकी बॉडी पे काम कर रही थी वो अब नहीं कर पा रही। तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो आप। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बैक्टीरिया, वायरस या सम पैरासाइट की, कि टू स्टॉप एंटी माइक्रोबियल,
यानी कि जो बैक्टीरिया, वायरस और कोई भी पैरासाइट था पहले बॉडी में आपकी में गया, बीमार किया और आपको कोई भी एंटीबायोटिक दवाई दी या एंटीवायरल या एंटी मलेरियल दवाई दी, उससे वो वायरस बैक्टीरिया मर जाता था। लेकिन अब ये नहीं मर पाएगा क्योंकि ये वर्किंग कर रहा अगेंस्ट इट। अब ये ज़्यादा मजबूत हो चुका है, अब उस दवाई से नहीं मर पाएगा और आप ठीक नहीं हो पाओगे। तो ये जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट था, यानी कि जो इलाज किया जा रहा था, वो अब इनइफेक्टिव हो गया, अब काम नहीं करेगा बॉडी पे। तो इससे ज़्यादा चांसेस रहते हैं उस बीमारी के फैलने के भी। अभी न्यूज में इसलिए आया कि बहुत सारे देश में, लगभग 204 कंट्रीज में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए हैं। लगभग 27 मिलियन केस बढ़ गए हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के। तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये फ्यूचर में थ्रेट कैसे हो सकता है, भविष्य में कैसे ये नुकसान पहुंचा सकता है। देखो, एंटीबायोटिक की वजह से बहुत सारे मिलियंस ऑफ लाइव्स खतरे में हैं। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारी ठीक नहीं हो पाएंगी अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होता गया। इसकी वजह से जो नेचुरल प्रोसेस है वो भी खतरे में आ जाएगा। और एंटीबायोटिक का मिसयूज होने से ह्यूमंस और एनिमल्स में मिसयूज ज़्यादा होगा, तो ये प्रोसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी, टीबी, निमोनिया, ये गोनोरिया, ये सारी क्या है, बैक्टीरियल बीमारी हैं। ये इसकी वजह से क्या होगा कि ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा इनको ट्रीट करना, क्योंकि एंटीबायोटिक इन पे काम नहीं कर पाएगी, तो इनको ठीक करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ग्लोबली 2030 तक अगर यही चलता रहा, अगर एंटीबायोटिक एनिमल्स में ये इंक्रीज हो गई, इनका यूज और इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि 2010 की अपेक्षा ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है 2030 तक एनिमल्स में इनका जो यूज है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो 2030 तक आते आते 67% इंक्रीज हो जाएगा एंटीबायोटिक्स का। और इसकी वजह से मैन मेड ये डिजास्टर ही होगा कि अगर एनिमल में यूज होगा तो उसका इफेक्ट पड़ता है किस पे, लोगों पे भी, ह्यूमंस पे भी। क्योंकि क्या है, जैसे मान लो बफेलो है, काऊ है, इन पे एंटीबायोटिक्स यूज किया उन्हें ठीक करने के लिए, तो उनका दूध तो भाई साहब ह्यूमन पीता है या उसका कोई प्रोडक्ट खा रहा है, पनीर खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ह्यूमन की बॉडी में भी डेवलप हो जाता है। इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे जैसे ह्यूमन हेल्थ पे, एनिमल हेल्थ पे, फिशरीज पे, एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारा सिस्टम क्या है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो अभी होता है या कार्डियक बाईपास, जैसे हार्ट सर्जरी करते हैं ना, किसी को हार्ट अटैक आता है तो हार्ट सर्जरी करते हैं, तो ये जो सिस्टम है और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है हाउथीज एंड द वार इन यमन। यमन एक कंट्री, भाई साहब आपको पता ही होगा कहाँ पे, ये देखो ये वाला रीजन दिखाई दे रहा है आपको, सऊदी अरबिया के पास ये छोटा सा कंट्री यमन। यमन ने अभी क्या किया, यमन में ना ये एक कम्युनिटी रहती है हाउती, यमन में कम्युनिटी रहती है हाउती, इसने यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया अभी, और वहाँ पे 2 इंडियन भी मारे गए इसमें, क्योंकि बहुत सारे भारतीय यहाँ पे नौकरी करने के लिए जाते हैं, जॉब करने के लिए, तो 2 इंडियंस भी मारे गए, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। हाउती हैं क्या ये भी जानेंगे। हाउती रिबल्स हैं, विद्रोही हैं। हाउती एक कम्युनिटी है, कास्ट मान लो, जाति मान लो आप, जाति के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं हाउती। ये यमन में विद्रोह करते हैं गवर्नमेंट का। अभी इन्होंने अबू धाबी में अटैक किया, ड्रोन से अटैक किया। ड्रोन आपको पता है ना, ऑटोमेटिक चलने वाला छोटा सा हेलीकॉप्टर टाइप का होता है, वही ड्रोन, उससे अटैक किया और उसमें 2 इंडियंस भी मारे गए, बहुत सारे लोग इसमें घायल भी हो गए। इशू क्या था, देखो ये क्या है, यमन अरब वर्ल्ड में एक पुअरेस्ट कंट्री है। अरब क्या है, एक अरब लीग एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी लगभग 50 से ज़्यादा कंट्री इसके मेंबर हैं, और इसके जो मेंबर होते हैं उन्हें अरब कंट्रीज बोलते हैं, तो उनमें यमन भी है। तो यमन की जो क्या है, 7 ईयर हो गए इसमें सिविल वार चलते चलते, इसमें गृह युद्ध चल रहा है, मतलब गृह युद्ध उसको बोलते हैं, सिविल वार, जब आपस में ही किसी देश में आपस में ही कम्युनिटी का वार चलता रहे, गवर्नमेंट को हटाने के लिए या अपनी गवर्नमेंट सेटअप करने के लिए, या प्रो डेमोक्रेसी चल का मतलब वार चलता रहे कि वो डेमोक्रेसी चाहते हैं, वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि ऑटोनॉमी चाहते हैं, अपने लिए अलग से ऑटोनॉमी चाहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हौती है ना, उन्होंने जो सना कैपिटल है यमन की उसको कैप्चर कर लिया। अब यहाँ पे सऊदी लेड फोर्सेस ने इंटरवीन किया। सऊदी अरबिया इसी के पास है, हमने देखा सऊदी अरबिया ने जब यमन में हाउदी ने इसकी कैपिटल को कैप्चर कर लिया, कैप्चर का मतलब इस पर कब्जा जमा लिया, उसका एरिया घेर लिया, और सऊदी अरबिया की फोर्सेस ने फिर यहाँ पे अटैक करना शुरू किया हाउतीज़ पे कि उसको छुटाने के लिए। सऊदी अरबिया ने क्यों साथ दिया, मतलब गवर्नमेंट का यहाँ पे, क्योंकि जो हाउती है ना, हाउती हैं जो ये हाउती सिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सिया,
और सऊदी अरबिया का ऐसा मानना है, इसका एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ईरानियन जो इन्फ्लुएंस है हाउती पे, क्योंकि ईरान में ना, ये आपने देखा यहाँ पे, ये ईरान कंट्री है इसके पास ही, तो ईरान में जो कम्युनिटी रहती है मोस्टली वो है सिया कम्युनिटी। देखो जैसे जैन धर्म है, श्वेतांबर और दिगंबर दो सेक्ट बटी हुई हैं, ऐसे मुस्लिम में भी दो सेक्ट हैं। जैसे हिंदू धर्म में बहुत सारे वर्ण हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसी तरह से इनमें भी सेक्ट बटे हुए हैं, ग्रुप बटे हुए हैं। मुस्लिम में सिया और सुन्नी, सिया और सुन्नी। तो यहाँ ईरान में रहते हैं सिया बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में, सऊदी अरबिया में रहते हैं सुन्नी। अब जो ये हाउती हैं वो बिलोंग करते हैं सिया से, यानी कि ये चाहते हैं सिया गवर्नमेंट सेटअप करना यमन में, अपनी ऑटोनॉमी चाहते हैं, और ये प्रो डेमोक्रेसी रिपब्लिक की भी डिमांड करते हैं कि लोकतंत्र आए यहाँ पे, गणतंत्र आए यहाँ पे। अभी जो एक गवर्नमेंट थी पहले, इसकी स्टोरी सारी जानेंगे हम, वहाँ पे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी। तो ये सऊदी अरबिया ने इनको इनको गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको सपोर्ट किया, और इनके अगेंस्ट में अटैक किए हाउती रिबल्स पे। लेकिन फिर भी इन्होंने ये बंद नहीं किया लड़ना गवर्नमेंट से। बाद में यूएई ने भी सऊदी अरबिया का साथ दिया 2015 में, लेकिन 2019-20 में बाद में इसने अपनी फोर्सेस कुछ कुछ करके वापस निकाल ली यमन से। अब सऊदी अरबिया इनको गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है वहाँ की, किसको, यमन की, और इनके अगेंस्ट, हाउती के अगेंस्ट ये अटैक करता है, और हाउती सऊदी अरबिया पे भी ये अटैक करते रहते हैं। ये हाउती कौन थे और कब फाउंड किए गए थे? 1990 में, 1990 का जो दशक था, वहाँ पे हुसैन बद्रुद्दीन अल हाउती नाम का एक आदमी था, जिसने ये यमन में सिया मेजोरिटी के जो मेंबर थे इन्होंने ये कम्युनिटी ग्रुप सेटअप किया। ये जायदी सिया मुस्लिम का ही एक ग्रुप है, जिसने यमन में लगभग 1000 साल यहाँ पे रूल किया था, राज किया था। लेकिन अभी वहाँ पे सुन्नी की गवर्नमेंट है, सुन्नी जो मुस्लिम है वहाँ पे उसकी गवर्नमेंट थी। तो ये वार कब से स्टार्ट हुआ? ये स्टार्ट हुआ, देखो जब अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी ना, अरब स्प्रिंग के बारे में हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, और ये अरब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी लगभग 2010-11 से। ये स्टार्ट हुई थी तुनीसिया से। तुनीसिया एक देखो यहाँ पे कंट्री है, ये जो आपको अफ्रीका दिखाई दे रहा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका में एक कंट्री है तुनीसिया। ये इधर देखो, ये यहाँ पे देखो, ये वाली कंट्री है तुनीसिया। यहाँ से स्टार्ट हुई थी ये अरब स्प्रिंग। ये अरब स्प्रिंग का मतलब है कि यहाँ पे प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी मोस्टली इन कंट्रीज़ में, अफ्रीका की कंट्रीज़ में, और ये जो वेस्ट एशिया की कंट्री है। तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, इकोनॉमी इनकी स्लो डाउन होती जा रही थी, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया लोगों ने, कि ये चाहते थे डेमोक्रेसी आए यहाँ पे, और अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है जो हटे। अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ऐसी होती है जिसमें सेंट्रल पावर एक जगह इकट्ठा होती है, बहुत ज़्यादा सेंट्रल पावर होती है, और जहाँ पे फ्रीडम ऑफ राइट, यानी कि जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं लोगों के, वो बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, या तो थोड़े होते हैं थोड़े बहुत, या तो बिल्कुल ना के बराबर रहेंगे। तो यहाँ अरब स्प्रिंग जब स्टार्ट हुई 2011 में, तो यहीं से ये स्टार्ट हुआ, ये यमन में भी, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे अली अब्दुल्ला सलेह, इनके अगेंस्ट अपराइजिंग शुरू हो गई, विद्रोह शुरू हो गए यमन में, और इन्होंने, लोगों ने डिमांड की यहाँ पे यमन ने, कि जो डिप्टी प्रेसिडेंट है यहाँ पे, ये अब्दराबू मंसूर हादी, इनको बनाया जाए प्रेसिडेंट। तो ये अली अब्दुल्ला सलेह की गवर्नमेंट को हटा दिया यहाँ से। तो ये पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो गया, हादी जी के पास ये आ गई वहाँ पे प्रेसिडेंटशिप यमन में। तो यमन में यहाँ पे जब ये हादी प्रेसिडेंट बने, इनके पास भी कुछ ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलिटेंट अटैक हो रहे थे, करप्शन था, भ्रष्टाचार, फूड इनसिक्योरिटी थी, लोगों के लिए खाना ही नहीं था, और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और जो लोग थे, क्योंकि देखो जब ये सलेह प्रेसिडेंट थे, इनको हटा के हादी को बना दिया, क्योंकि इसके भी तो सपोर्टर थे वहाँ पे यमन पे, तो इसको लोग सपोर्ट करने वाले इसको बाद में भी सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे एक तरह से सिविल वार की सिचुएशन स्टार्ट हो गई। 2014 में फिर फाइटिंग स्टार्ट हो गई, जो हाउती सिया मुस्लिम रिबल है, इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये हादी जो प्रेसिडेंट बनाए थे ये वीक थे, कमज़ोर थे, ना तो करप्शन को ख़त्म कर पा रहे थे, ना फूड सिक्योरिटी दे पा रहे थे लोगों को, और इसकी वजह से यहाँ पे स्टार्ट हो गया विद्रोह। अब सऊदी अरबिया ने यमन में क्यों इंटरफेयर किया? क्योंकि जो सिया हाउदी रिबल हैं, इन्होंने सना कैपिटल को कैप्चर कर लिया। ये इंटरनेशनली, ये प्रेसिडेंट हादी हैं, ये मूव हो गए फिर साउथ की तरफ, क्योंकि जब इन्होंने ये यमन में जो कैपिटल थी सना, उसको
यहाँ कैप्चर कर लिया, इधर सना है, सना को कैप्चर कर लिया और हादी जो प्रेसिडेंट थे साउथ में शिफ्ट हो गए। फिर सऊदी अरबिया ने इंटरफेयर किया क्योंकि ये हैं शिया और सुन्नी रहते हैं वहाँ पे सऊदी अरबिया में, और ये भी सुन्नी ही थे प्रेसिडेंट, तो इन्होंने इंटरफेयर किया। इसकी वजह से इन दोनों में अटैक स्टार्ट हो गया। सऊदी अरबिया सोचता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन भी है, और ये ईरानिया सपोर्ट करता है हाउतीज़ को, क्योंकि ईरान में शिया कम्युनिटी ज़्यादा रहती है और हाउती भी क्या हैं, शिया हैं। फिर सऊदी अरबिया ने मिलिट्री कैंपेन भी 2015 से स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये हाउती के अगेंस्ट विक्ट्री सेटअप नहीं कर पाए। सऊदी अरबिया ने बहुत सारे एरियल ब्लिज़क्रिग किए, ब्लिज़क्रिग का मतलब है फौजी हमला किए, लेकिन कुछ ज़्यादा इसके हाथ लगा नहीं सऊदी अरबिया के, तो ये प्लान फेल होता दिख गया। और हाउदी अभी भी वहाँ पे पावरफुल हैं, यमन में स्ट्राइक करते रहते हैं और सऊदी अरबिया में भी एयर स्ट्राइक करते रहते हैं बदले में, रिटेलिएशन में, क्योंकि ये भी तो स्ट्राइक करता है सऊदी अरबिया भी हाउतीज़ पे, तो ये भी करते रहते हैं। तो अभी यमन में क्या सिचुएशन है, ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन क्या है। 2015 में देखो सऊदी ने जब से इंटरफेयर किया है बहुत सारे लोगों की जान गई है। WHO के अकॉर्डिंग 10,000 लोग मारे गए हैं यमन में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डैमेज हुआ है, क्योंकि बम ब्लास्ट करते रहते हैं, एयर स्ट्राइक करता रहता है सऊदी अरबिया, जिसकी वजह से लोग भी मारे गए और वहाँ पे जो बिल्डिंग है ये भी टूट गई, डिस्ट्रॉय हो गई। इसकी वजह से जो फूड और मेडिसिन सप्लाई है वो भी रुक गई यहाँ पे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ पे 12 मिलियन पीपल स्टारवेशन के रिस्क में रहेंगे आगे फ्यूचर में। 12 मिलियन का मतलब है 1.12 करोड़, यानी कि 1,20,00,000 लोग पीपल भूखमरी के शिकार हो जाएंगे अगर यही चलता रहा, उन्हें नहीं मिला। और यहाँ पे ये कोलेरा के केस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। यमन में यूनिसेफ जो है उसके डेटा के अकॉर्डिंग डिसीज़ जो होती है यहाँ पे बीमारी की वजह से, हर एक बच्चा यानी कि एक बच्चा एवरी 10 मिनट में मर जाता है यमन में, तो ये डेटा है यूनिसेफ का। तो ये सिचुएशन है अभी यमन में। यही थे आज के टॉपिक।